हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिवृत्त। इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट स्टार्ट होने वाला है वो पॉइंट है अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा और बादशाहनामा, इन दो पॉइंट्स के बारे में अभी बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में फिर बात करेंगे। तो अकबरनामा के बारे में अगर बात की जाए तो जो मुग़ल इतिहास है उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चित्र हमें देखने को मिलता है तो वो इन दोनों में देखने को मिलता है। चित्रण जो है वो अकबरनामा और बादशाहनामा नामक दो ऐसे जो है ना पांडुलिपियाँ हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उस समय के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हर पांडुलिपि में अगर देखा जाए कि हर पांडुलिपि में लगभग से लगभग वो ये कहता है कि 150 पृष्ठों तक की, यानी कितने 150 पृष्ठ, तो इतने तक जो है ना उनकी लड़ाई, उनकी घेराबंदी के बारे में, उनके शिकार के बारे में, उन्होंने कैसे इमारतों का निर्माण करवाया, इन निर्माण कार्यों के बारे में, साथ ही साथ दरबार के जो चित्र हैं या दरबारी जो कला है उनके बारे में, वहाँ के चित्रों के बारे में, वहाँ के दृश्य, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हुआ करती थी। तो ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो इन दोनों में, यानी अकबरनामा और बादशाहनामा, दोनों में ही इसी प्रकार के चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। अबुल फजल एक व्यक्ति है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अबुल फजल जो था ना, उसका जो पालन पोषण हुआ था वो पालन पोषण आगरा में हुआ था। अबुल फजल का आगरा के अंदर, तो यहाँ उसका पालन पोषण हुआ। वो कई भाषाएं जानता था, अरबी भाषा जानता था, फारसी भाषा जानता था, उसके अलावा यूनानी दर्शन के बारे में जानता था, उसको समझता था, वो उसने पढ़ रखा था। इसके अलावा वो सूफीवाद का भी जानकार व्यक्ति था। तो इतनी सारी चीज़ें उसे समझ में आती थी, उसने उन चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। उस ज्ञान प्राप्ति के आधार पर वो इन सब चीज़ों के बारे में जानता था। तो इस तरीके से अबुल फजल एक बहुत ही महान व्यक्ति था। उसने और क्या किया, उसने जो उलेमा थे उनके जो विचार थे उन विचारों का विरोध किया। कैसे समय में विरोध किया, आप देख रहे हैं ना, 1500 शताब्दी, 16वीं शताब्दी के अंदर उस समय उसने विरोध किया अबुल फजल ने। किसका? उलेमा के विचारों का। और उस समय उलेमा के विचारों का विरोध करना एक बहुत बड़ी भयंकर भूल हो सकती थी, लेकिन उसने विरोध किया, सही तरीके से विरोध किया, और उस विरोध का अच्छा परिणाम भी निकला। वो जो था ना, उसने जो है खास तौर से वो जो चित्र होते थे उन चित्रों में समर्थन के बारे में बात करता था। वो कि चित्र जो होते हैं वो चित्र कहीं ना कहीं हमारी जो मन की भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को दर्शाने में सबसे अच्छे और सहायक सिद्ध होते हैं। उसने ये बात कही। इसके अलावा और उसने क्या किया, उसने इससे क्या हुआ, इससे ना जब उसने ये बातें कही तो इससे अकबर जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ उससे, कि ऐसे समय में उलेमा का विरोध करना, ओ भाई ये तो बड़ी, मतलब मन में इस व्यक्ति के बड़े डर भी मौजूद नहीं है कोई किसी चीज़ का, कि कोई इसका विरोध करेगा, कोई इसे बहुत सारी बातें कहेगा, उल्टी सीधे तरीके से कहेगा, उसे इस चीज़ का भी डर नहीं है। तो अकबर जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इस व्यक्ति से। इसका नाम था अबुल फजल, मैंने बता दिया ना आपको। तो अबुल फजल ये ऐसा व्यक्ति था। और क्या हुआ,
राज्य का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? राज्य का मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक जो रूढ़िवादी बातें थी, रूढ़िवादिता थी, उस रूढ़िवादी बातों से उसे क्या करना था? निकालना था बाहर। उन सारी पुरानी बातों से, उन बंधे हुए विचारों से जो बहुत पुराने किस्म के थे, उनसे निकालकर उसे कहाँ लाना है? बाहर निकालना था। समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाना था। और अबुल फजल ने इसमें पूरा सहयोग दिया। 1589 में 1589 में से शुरू करके अबुल फजल ने क्या किया? अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 साल तक लगातार काम किया। कितने साल तक? 13 ईयर्स तक। 13 साल तक लगातार काम करने के बाद उसने अकबरनामा को कंप्लीट किया। अकबरनामा जो है वो 3 भागों में, 3 जिल्दों में, जिल्द बोलते हैं, तो 3 जिल्द जो थे उसमें विभाजित किया गया। कितनी जिल्दों में? 3 जिल्दों में। तो ये 3 जिल्द थी, उसमें उसे बांटकर कंप्लीट किया गया। इसमें जो प्रथम जिल्द थी, जो प्रथम 2 जिल्द हैं, स्टार्टिंग की जो 2 जिल्द हैं, उनमें इतिहास बताया गया है, यहाँ के बारे में इनका इतिहास लिखा है इसमें। जो तीसरी जिल्द है वो है आईने अकबरी। प्रथम 2 में इतिहास है और तीसरी जिल्द में आईने अकबरी, इसके बारे में बताया गया है। तो जो प्रथम जिल्द है उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात की गई है? आदम से लेकर, आदम माने आदम से लेकर, शुरू से लेकर, यानी आदम से लेकर और कहाँ तक? अकबर के जीवन के 30 वर्ष, यानी अकबर के जीवन के 30 साल। तो इस वर्ष का पूरा इतिहास उसके अंदर बताया गया है। आ रहा है ना आपको समझ में? प्रथम भाग तो यह है प्रथम जिल्द, आदम से लेकर अकबर के जीवन के 30 वर्ष का इतिहास बताया गया है। कौन सी जिल्द में? प्रथम जिल्द में। अब बात करते हैं हम कौन सी जिल्द की? दूसरी जिल्द की। दूसरी जिल्द में क्या बताया गया है? दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासन वर्ष पर जाकर खत्म होती है। 46वां साल जब था तब जाकर खत्म होती है। ये सेकंड जिल्द का दिया गया है, उसमें ये बातें लिखी गई हैं। अगले वर्ष अबुल फजल जो था उसकी क्या हो जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब अबुल फजल की हो जाती है हत्या। तो अबुल फजल की हत्या करने के बाद सलीम जो था ना, उसने उसकी षड्यंत्र रचाया था अबुल फजल की हत्या करने का, और उसकी हत्या हो गई। इस तरीके से अकबरनामा में महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण तिथियां, डेट्स, साथ ही साथ भौगोलिक सामाजिक विवरण, इन सभी के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है, उसमें लिखा गया है अकबरनामा के अंदर। आ रहा है आपको समझ में? अकबरनामा में किन किन चीज़ों का वर्णन है, किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर हम आईने अकबरी के बारे में बात करें तो जो आईने अकबरी है वो मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, किसको? मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, मुस्लिमों, जैन और बौद्ध धर्म वाले जो मिश्रित आबादी है उसके रूप में देखा गया है, उसके रूप में उसे बनाया गया है, लिखा गया है। उस तरीके से उसे देखा गया है कि भाई आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी ऐसी है जिसमें क्या किया गया है? मुगल साम्राज्य के अंदर हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम सबको मिश्रित आबादी के रूप में बताया गया है। वहाँ एक ही आबादी है, मिश्रित है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, पर मिश्रित आबादी के रूप में उसे दिखाया गया है। तो ये आईने अकबरी का एक मुख्य जो उद्देश्य है वो ये था। साथ ही साथ और क्या देखने को मिलता है हमको? तो हमको ये देखने को मिलता है कि अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हमने अभी तक अकबरनामा के बारे में बात की, तो हम बात करते हैं इसके बारे में, बादशाहनामा के बारे में। तो इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बादशाहनामा क्या था और किस तरीके से था। बादशाहनामा जो है अगर उसके बारे में बात की जाए तो वो शाहजहां के बारे में लिखा गया था। शाहजहां की जितनी भी बातें थी वो सभी बातों को किस में लिखा गया? बादशाहनामा के अंदर। इसका लेखक कौन था?
अबुल फजल का ही एक बहुत ही शिष्य था, परम शिष्य था। उसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ये जो अब्दुल हमीद लाहौरी था, ये अबुल फजल का परम शिष्य था। इसी ने इस बादशाहनामा को, यानी जो शाहजहां के बारे में लिखा गया, उसके बारे में बताया है और उसके बारे में लिखा गया है इसके अंदर। और क्या लिखा है? उसकी जो योग्यता थी ना, अब्दुल हमीद लाहौरी की योग्यता, उस योग्यता को सुनकर ही शाहजहां ने इसे जो है अकबरनामा की तरह अपना इतिहास लिखने के लिए वहाँ पर नियुक्त किया। बोला कि भाई हमारी बातों को भी, हमारे साम्राज्य की जो हमारे समय काल में जो कुछ चल रहा है, इस समय के बारे में आप भी कुछ लिखें और उन चीज़ों को स्पष्ट करें। तो उन चीज़ों को स्पष्ट करने का जिम्मा अब्दुल हमीद लाहौरी को दे दिया गया। इस बादशाहनामा की भी 3 जिल्दें हैं। जैसे इसकी 3 जिल्दें हैं, ऐसे ही बादशाहनामा की भी 3 जिल्दें हैं। सेम 3 जिल्दों में से भी विभाजित किया गया है, बांटा गया है। अब प्रत्येक जो जिल्द है वो 10 चंद्रवर्ष का ब्यौरा देती है। चंद्रवर्ष, 10 चंद्रवर्ष। चंद्रवर्ष समझते हैं? एक साल के अंदर, एक साल में 12 चंद्रवर्ष आते हैं। एक साल में 12 चंद्रवर्ष, 12 महीने आते हैं ना, तो 12 चंद्रवर्ष हो गए एक साल के अंदर। तो 10 चंद्रवर्ष का ब्यौरा है प्रत्येक जिल्द में। तो यह आप समझ रहे हैं ना, 10 चंद्रवर्ष कैसे हो गए। तो इस तरीके से ब्यौरा इनके अंदर दिया गया है। जो लाहौरी था, उसने, अब्दुल हमीद लाहौरी, उसने 1627 से लेकर 1647 यानी 27 से लेकर 47 तक 20 साल, तो 20 वर्ष का जो है ना, पहला व दूसरा उसने उसका दफ्तर लिखा। किसका? शाहजहांनामा या फिर बादशाहनामा, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसी के ऊपर लिखा गया था, शाहजहां के ऊपर। तो इस चीज़ का वर्णन जो है, जो 20 वर्ष है, उस 20 वर्ष का जो वर्णन है, वो वर्णन कहाँ देखने को मिलता है हमें? शाहजहांनामा के अंदर या बादशाहनामा के अंदर हमें देखने को मिलता है। पहला और दूसरा दफ्तर, 2 दफ्तर लिखे गए। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आगे बात करते हैं। तो इन जिल्दों में क्या किया गया? इन जिल्दों में बाद में जो वजीर थे, जिनका नाम सादुल्ला खान था, उन्होंने, एक वजीर थे जिनका क्या नाम था? सादुल्ला खान। उन्होंने इस जिल्द में सुधार किया थोड़ा। सादुल्ला खान वजीर थे ये उस समय, इन्होंने सुधार किया। इसके बाद एक इतिहासकार आए जिनका नाम था वारिस। उन इतिहासकार ने फिर बाद में ये लिखा, इतिहासकार वारिस ने। तो ये नाम आप जरा याद रखिएगा। मैंने जो आपको नाम बताए हैं, सबसे पहले मैंने अबुल फजल बताया आपको, फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको अब्दुल हमीद लाहौरी का नाम बताया, तीसरे नंबर पर मैंने वजीर सादुल्ला खान का नाम बताया, फिर चौथे नंबर पर मैंने एक इतिहासकार का नाम लिया जिसका नाम था वारिस, उनके बारे में मैंने बताया। तो इस तरीके से इन्होंने इन सब चीज़ों की रचना करने में सहयोग दिया, योगदान दिया। अंग्रेजों ने, जो मुगलों का इतिहास था, अंग्रेजों ने क्या किया? उस मुगलों के इतिहास को समझने के लिए, वो जो मुगलों का इतिहास था उसे उन्हें समझना था। भाई उनकी भाषा में तो वो था नहीं, इंग्लिश में तो वो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उसे समझने के लिए उन्होंने अकबरनामा और जो बादशाहनामा था, उन दोनों की उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन जैसे जो पांडुलिपियाँ थी, जितने भी इतिवृत्त थे उस समय के, उनका उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। पहले तो पढ़ना शुरू किया। जब उसका अध्ययन किया तो उसके बाद 1784 में, 1784 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। क्या नाम बताया मैंने? सर विलियम जोन्स।
कब? 1784 में, 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऐसी एक जो थी उसने कई पांडुलिपियों का संपादन किया, कई पांडुलिपियों का उन्होंने प्रकाशन किया, उनका उन्होंने अनुवाद करवाया अपनी भाषा में, इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करवा लिया और इस चीज़ का जिम्मा लेकर उन्होंने ये कार्य करना शुरू कर दिया। तो उस मैंने जिस संस्था का नाम बताया उस संस्था का नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। इसने जिम्मा लिया कि हम इन सभी पांडुलिपियों का क्या करेंगे? इनका ट्रांसलेशन करेंगे, प्रकाशन करेंगे, इनको छापेंगे, इन सब चीज़ों का जिम्मा उन्होंने लिया। अब बात करते हैं अकबरनामा और जो बादशाहनामा है, उन दोनों का जो अनुवाद है, किस किस का? अकबरनामा और बादशाहनामा, दोनों का अनुवाद 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जाकर उसको प्रकाशित किया गया, 19वीं शताब्दी में जाकर प्रकाशित किया गया, 19वीं सेंचुरी में जाके हुआ ये सब। हेनरी बेवरेज एक नाम और है, हेनरी बेवरेज, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। उन्होंने अनुवाद किया, इसका करवाया नहीं, किया उन्होंने, हेनरी बेवरेज ने। किसका? अकबरनामा का अनुवाद किया, किसमें? इंग्लिश में, ट्रांसलेशन करवा दिया, उसका ट्रांसलेट करवा दिया। और बादशाहनामा का जो कुछ भाग था वो उन्होंने अनुवाद किया, कुछ भाग बादशाहनामा का अनुवाद हुआ। तो इतना काम उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एक दैवीय प्रकाश के ऊपर है, एक दैवीय प्रकाश। इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं हम, एक दैवीय प्रकाश के बारे में बात करते हैं। अब ये है क्या दैवीय प्रकाश? दैवीय प्रकाश मतलब देवता के द्वारा या देवी के द्वारा दिया गया प्रकाश, यानी कि उजाला, एक स्रोत माना जाता है। ऐसे ही है, इस पॉइंट का मतलब यही निकल रहा है। तो अभी पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या था इस पॉइंट के अंदर, हम इसके बारे में जानेंगे। तो जितने भी दरबारी इतिहासकार थे उन्होंने कई बार ये सबूत देने का प्रयास किया और उसमें ये बताया भी गया, बार बार उन्होंने ये बात कही कि मुगलों को सीधा ईश्वर से शक्ति प्राप्त है, ईश्वर से सीधा शक्ति प्राप्त है, ये बताया गया। और क्या कहा गया? और उन्होंने ये बताया, तर्क दिए उन्होंने बहुत सारे, ये दंत कथाएं हैं और पुरानी एक कथा है जिसके बारे में वो कहते भी हैं कि एक मंगोल रानी थी जिनका नाम था अलानकुआ। मंगोल रानी थी, उनका नाम क्या था? अलानकुआ। तो अलानकुआ जो रानी थी, ये कहा जाता है कि जो सूर्य की किरण है उस किरण से गर्भवती हो गई थी। किससे? सूर्य की किरण से गर्भवती हो गई थी। तो कहा जाता है कि जो संतान थी उस संतान को ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई थी। किसकी शक्ति प्राप्त हुई? ईश्वर की शक्ति प्राप्त हुई थी। और जो बाद में क्या बनी? वो बाद में मुगल जो सुल्तान हुए हैं, जितने भी बाद में हुए हैं, उनमें वो शक्ति क्या होती गई? हस्तांतरित होती गई। इसकी इसके पास आई, उसकी इसके पास आई, फिर आगे फिर आगे और फिर आगे। तो जितने भी मुगल शासक हुए हैं उन सभी के पास ये शक्ति क्या होती गई? हस्तांतरित होती चली गई। तो ये है दैवीय प्रकाश। आपको आ रहा है ना समझ में? तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पर क्लियर करते हैं।
इतनी ही आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ रहे होंगे और आगे भी अपने टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। कुछ छोटी छोटी अगर चीज़ें हैं जो नहीं क्लियर हो पाती हैं तो आप उनको दोबारा एक बार फिर वीडियो देखिए, समझिए उनको। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होती तो अपनी बुक्स की भी सहायता लीजिए थोड़ी सी और उनको आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो लगातार इस तरीके से वीडियो देखते रहिए, अपनी समस्याओं को बार सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें आएंगी आपके, अगर परेशान करती हैं तो आपको लगातार उनको वीडियो देखकर आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।